देखो, कल हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में देखा था कि इसमें कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। इनमें से हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया था, और अध्याय 1 और अध्याय 2 मिला के कुल 6 धाराएं थी इस अधिनियम में। अब इसको हम आगे देखते हैं। और अगला जो अध्याय है हमारा अध्याय 3। अध्याय 3। अध्याय 3 क्या लिखा है? अध्याय 3 में लिखा है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। 3 बातें लिखी हैं। पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। उपशमन। पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन, 3 शब्द लिखे हैं कि अध्याय 3 में हमको 3 बातों के बारे में जानकारी दी गई है कि पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाएगा, नियंत्रण कैसे किया जाएगा और उपशमन कैसे किया जाएगा। अब यदि मैं इसमें आपको बताऊं कि मोटे तौर पे इसमें जो धाराएं हैं 3 ही बातों को इंगित करेंगी: निवारण, नियंत्रण और उपशमन। निवारण 7, 8, 9, 3 धाराएं हमको दिखाई देंगी। धारा 7, धारा 8, धारा 9 जो निवारण की बात करती है। 7, 8, 9। और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 नियंत्रण। 10, 11, 12, 13, 14 ये नियंत्रण की बात करती है। और 15, 16, 17 उपशमन की बात करती है। 15, 16, 17 उपशमन की बात करती है। ठीक है। मतलब देखो, उसमें लिखा नहीं है अधिनियम में कैटेगराइज करके कि कहां से कहां तक निवारण है, कहां से कहां तक नियंत्रण है और कहां से कहां तक उपशमन है। लेकिन आप जब धाराओं को पढ़ोगे, उन धाराओं के प्रावधानों को पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा निवारण कह रहा है, कौन सा नियंत्रण कह रहा है और कौन सा उपशमन कह रहा है। देखो, 3 शब्द हैं निवारण, नियंत्रण और उपशमन। निवारण आपको पता ही है, नियंत्रण आपको पता ही है, और उपशमन, उपशमन मतलब होता है दबाना, मिटिगेशन। ठीक है। अब हम इन अधिनियम की एक एक धाराओं को देखेंगे कि किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है। धारा 7। धारा 7 पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 का अध्याय 3 की धारा 7। धारा 7 में उल्लेखित है उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों। उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्तारण ना होने देना। व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक, मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों, पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन, उत्सर्जन
या निस्सारण ना होने देना। उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन ना होने देना। मतलब देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई उद्योग चलाता है या कोई ऐसी क्रिया या संक्रिया में संलग्न है जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषक छोड़े जाते हैं या उस उद्योग से हानिकारक उत्सर्जक निकल रहे हैं, तो यहां पर यह है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मानकों से अधिक उत्सर्जक के निस्सारण को प्रतिबंधित करेगी। ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन एक तय लिमिट से ज्यादा की अनुमति नहीं देता है। धारा 7। धारा 7 क्या कह रहे हैं कि उद्योग चलाने वाले या ऐसी संक्रिया करने वाले व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा उत्सर्जक नहीं छोड़ सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये धारा 7 कहती है। फिर है धारा 8। धारा 8 परिसंकटमय पदार्थ। परिसंकटमय पदार्थ हैजार्डस। परिसंकटमय पदार्थों को हटालने को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय का पालन किया जाना। प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय का पालन किया जाना। मतलब देखो धारा 8 क्या कह रही है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो परिसंकटमय पदार्थों को हटालता है, मतलब हैजार्डस चीजों या हैजार्डस केमिकल या ऐसा कोई संकटमय पदार्थों के संभालने वाला यदि कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उसको कुछ रक्षोपाय का पालन करना होगा। जब तक वो इन रक्षो उपाय का पालन नहीं करेगा, उसको हैजार्डस चीजों से दूर रखा जाएगा। मतलब उसको हैजार्डस चीजों को संभालने या हैंडलिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हैजार्डस चीजों को हैंडलिंग करने का अधिकार केवल और केवल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो रक्षोपाय का पालन करेगा। समझ गए ना कि कोई व्यक्ति है जो जिसकी जिम्मेदारी है, जो हटाल रहा है, इन हैजार्डस चीजों को संभाल रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले वो रक्षोपाय का पालन करे। ठीक है, ये धारा 8 कहती है। फिर है धारा 9। देखो धारा 9 में क्या लिखा है, कुछ मामलों में प्राधिकरण और अभिकरणों को जानकारी दिया जाना। कुछ मामलों में प्राधिकरणों कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी दिया जाना। प्राधिकरणों या अभिकरणों को जानकारी दिया जाना। अब देखो ये क्या कह रहा है कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी दिया जाना। मतलब देखो इस अधिनियम की जो धारा 9 है वो ये कह रही है कि यदि किसी दुर्घटना की संभावना है या दुर्घटना हो चुकी है या हो सकती है, तो उस मामले में जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उस स्थान का, जैसे कोई उद्योग है, उस उद्योग का कोई भार साधक है, कोई मैनेजर है या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मामलों को प्राधिकरणों को बताएगा या ऐसे मामलों को प्राधिकरणों को सौंपेगा। मतलब क्या है कि
कोई कंपनी का मैनेजर है, उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे प्रदूषक एक तय मानक से ज्यादा निकल रहे हैं और दुर्घटना होने की संभावना है, तो वो सबसे पहले क्या है, ऐसी घटना की जानकारी देगा और जानकारी देने के बाद जो भी सहायता हो सकती है वो अपने स्तर से करेगा। मतलब उद्योग में उन्हें प्राधिकरणों को जानकारी दे दी और जानकारी देने के बाद जो भी मदद हो सकती है वो प्राधिकरणों की करेगा। मतलब ये भार साधक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये उस उद्योग या संक्रियाओं को चलाने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि भाई वो क्या करेगा, वो मामलों को प्राधिकरणों को बताएगा और प्राधिकरण को पूरी मदद करेगा। ठीक है ना। मतलब इसमें इनने क्या है कि नो के अंतर्गत नो एक दो तीन, तीन उप कैटेगरी बनाई गई है। नो एक, नो दो, नो तीन। नो की धारा उपधारा एक, नो की उपधारा दो, नो की उपधारा तीन। लेकिन मूल रूप से वो तीनों उपधाराओं में यही बातों का उल्लेख किया गया है कि व्यक्तियों जो क्या कहते हैं, उद्योग का जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहली बात तो क्या है, मामलों को प्राधिकरणों तक पहुंचाएगा। फिर प्राधिकरण जब आएगा तो उसको प्रत्येक संभव मदद वो करेगा। फिर एक बात और जोड़ी गई है कि यदि इस प्रक्रिया को, मतलब ये जो पर्यावरण प्रदूषक निकल रहे हैं इनको रोकने में प्राधिकरण का कुछ पैसा खर्च होता है, तो उस खर्चे की भी भरपाई ये भार साधक ही करेगा। ये जो कंपनी का मालिक है वो यही करेगा। इसकी उपधारा 3 में यही लिखा है कि जो भी खर्चा होगा प्राधिकरण का वो ये व्यक्ति ही भरेगा। तो उपधारा एक दो तीन लिखी है, चाहो तो अपन उसको अलग अलग कैटेगराइज करके भी लिख सकते हैं कि यदि नो की उपधारा एक में बात की जाए तो उपधारा एक में यही लिखा गया है कि किसी भी दुर्घटना होने की संभावना या आकांक्षा होने पे ये उत्तरदायी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो संबंधित प्राधिकरण को जानकारी दे। ये उपधारा एक में लिखा है। फिर उपधारा दो में लिखा गया है कि उपधारा दो में लिखा गया है कि ये उस प्राधिकरण क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो प्राधिकरण को हर संभव मदद करेगा। और उपधारा 3 में लिखा गया है कि वो सारा खर्चा भी उठाएगा। ठीक है ना। तो कैटेगराइज भले मत करो, एक दो तीन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि उपधारा वो पर्यावरण अधिनियम संरक्षण अधिनियम का अध्याय 3 की धारा 9 में लिखा गया है कि कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरण अभिकरणों को जानकारी दी जाएगी, और किन मामलों में कि जहां पे दुर्घटना की संभावना हो, आकांक्षा हो, या ऐसा लग रहा है कि एक तय मानक से ज्यादा प्रदूषक उत्सर्जक हो रहे हैं, तो वो वहां का जो व्यक्ति है, जो संभालने वाला व्यक्ति है, भार साधक कह लो, मैनेजर कह लो, कोई भी, वो जिम्मेदारी है कि प्राधिकरणों को देगा, उनको हर संभव सहायता करेगा और खर्चा भी वही उठाएगा। ठीक है। ये धारा 9 में लिखा गया है। ठीक है। तो देखो पहले बताया था 7, 8, 9 ये क्या है, निवारण से संबंधित है। अब जो धाराएं आएंगी वो नियंत्रण से संबंधित होंगी। धारा 10, धारा 10, धारा 10 क्या कह रही है, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां। देखो नाम से समझ आ रहा है, प्रवेश और निरीक्षण मतलब कहीं पे प्रवेश करने और उस जगह के निरीक्षण करने की शक्ति। अब स्वाभाविक सी बात है, ये शक्ति किसको होगी, इस अधिनियम के तहत कोई प्राधिकरण गठित किया गया है, उसका कोई सदस्य है, उसका कोई अध्यक्ष है, या फिर केंद्र सरकार ने कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त किया है जो अधिकारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वो किसी उद्योग में प्रवेश कर सकता है, वहां पे निरीक्षण कर सकता है। तो ये सारी बातें क्या है, धारा 10 में लिखी गई हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, 10 एक, 10 दो, 10 तीन, 10 4।
अपन उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, अपन को बस इतना याद रखना है कि निरीक्षण की शक्तियां हैं। और निरीक्षण किन मामलों में किया जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई कृत्य सौंपा गया है, या इस अधिनियम को पालन करने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है वो प्रवेश कर सकता है, किसी भी उपस्कर औद्योगिक क्षेत्र में वहां के रजिस्टर को जांच कर सकता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। मतलब देखो, यदि हम उपधारा को भी देखें, इसमें उपधारा 1, 2, 3 में ही ये बातें लिखी गई हैं कि उपधारा 1 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, केंद्र सरकार का जो इस अधिनियम के तहत जिसको अधिकार दिया गया है वो व्यक्ति कहीं भी प्रवेश कर सकता है, और केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत जो उसको कृत्य सौंपे गए हैं वो उसका पालन करने के लिए उसको अधिकारिता किया गया है। ठीक है। और इस अधिकार जो भी अधिकारी निरीक्षण करेगा उसके आदेशों का पालन करना जो कंपनी का मालिक होगा उसके लिए बाध्य होगा। फिर उपधारा 2 में लिखा गया है कि वो किसी भी इंडस्ट्रीज में प्रवेश करके वहां के रजिस्टरों को जांच कर सकता है, वो ले दे के सारे मामलों को देख सकता है जो उसको लग रहा है कि यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है, वो सारे मामलों की जांच कर सकता है। दूसरे इसी में लिखा गया है, दूसरे में लिखा गया है कि जो व्यक्ति वहां पे जिम्मेदार होगा उस उद्योग का, उससे वो पूछताछ कर सकता है और सारी जांच को कर सकता है। आप तो बस इतना याद रख लेना कि धारा 10 क्या कह रही है कि किसी भी क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र का मतलब क्या है, वही कोई उद्योग हो, कोई संक्रिया हो जहां पर पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित होने की संभावना हो, उस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा को नियुक्त कोई व्यक्ति या इस अधिनियम के तहत जो प्राधिकरण गठित किया गया है वो व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करके निरीक्षण करके और जांच कर सकता है। ये धारा 10 है। फिर है धारा 11। अब देखो, जब प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद उसने जांच करी, तो जांच करने के बाद वो स्वाभाविक सी बात है कुछ सैंपल इकट्ठे करेगा। तो धारा 11 यही कह रही है नमूना लेने की शक्ति, नमूने लेने की शक्ति, नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में, और उसके संबंध में, नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, नमूने लेने और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। अब देखो, धारा 11 में कहा गया है कि भाई धारा 10 के तहत आप किसी उद्योग में प्रवेश करते हो, वहां पे जांच करते हो। अब पूरी जांच तो वहां पे कर नहीं कर पाओगे, आपको कुछ सैंपल इकट्ठा करना पड़ेगा और उसको फिर कहीं लैब में भेजना पड़ेगा या कहीं जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि वहां से क्या है, वो नमूने लेने का उसको अधिकार है, वो उद्योग का मालिक या मैनेजर उस अधिकारी को नमूने लेने से रोक नहीं सकता। धारा 11 के तहत उस प्राधिकरण या उस अधिकारी को यह शक्ति दी गई है कि वो जांच के लिए सैंपल इकट्ठे कर सकता है। अब देखो, फिर इसमें मतलब पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि कैसे वो नमूने लेगा। मतलब धारा जो 11 है उसकी उपधारा 1 में कहा गया है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मृदा, अन्य पदार्थों के नमूने लेने का उसको अधिकार है, लेकिन नमूने लेने की भी एक निश्चित रीति बनाई गई है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही वो नमूने ले सकता। अब इस अधिनियम में बहुत डिटेल में उस प्रोसेस का जिक्र किया गया है। प्रोसेस क्या है कि भाई जब वो नमूना लेगा तो उस उद्योग का जो भी भार साधक होगा, मैनेजर होगा, मालिक होगा, उसकी उपस्थिति में नमूने लेगा, उन नमूनों को वो पैक करेगा, सील लगाएगा और फिर दोनों के सिग्नेचर होंगे और तब जाके उसको वो भेजेगा। बिना ऐसा नहीं कि गया और नमूने लेके खुद ही आ गया, वो जो रहेगा उसकी उपस्थिति में सारी कार्रवाई होगी, दस्तखत उसके भी होंगे, दस्तखत इसके। सामान्य सी प्रक्रिया, आप नमूने ले रहे हो तो कल को मुकर जाएगा कि हमें नहीं पता क्या लिया है, तो उसकी ये प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब इसको अपन को डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो बस इतना पता होना चाहिए धारा 11 में क्या है। देखो, जहां पर उपधारा बताना जरूरी थी वहां मैंने उपधाराएं आपको बता दी हैं, बाकी इनकी उपधारा जानने की कोई जरूरत नहीं है।
इसमें इतना कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं, यहाँ पे तो आप धारा ही याद कर लो, वही बहुत है। फिर है धारा 12। धारा 12, धारा 12 है पर्यावरण प्रयोगशालाएं। पर्यावरण प्रयोगशालाएं, ठीक। प्रवेश किया, सैंपल लिया, सैंपल कहां भेजोगे, इसके लिए बोला है कि हम पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना करेंगे धारा 12 के तहत। हर कहीं ये जांच के लिए नहीं भेजेगा, जांच के लिए कहां भेजना पड़ेगा, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के पास। तो फिर इस धारा 12 में फिर वही प्रोसेस उल्लेख है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक से अधिक पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करे। उन पर्यावरणीय प्रयोग, या फिर कोई निजी क्षेत्र की पर्यावरण प्रयोगशाला है या उसको ये मान्यता भी केंद्र सरकार देगी, और फिर केंद्र सरकार ऐसा गजटेड नोटिफिकेशन निकाल के जारी करेगी कि ये प्रयोगशाला हम ओपन कर रहे हैं या इस प्रयोगशाला को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। ले देखिए, इतनी बात आपको याद रखना है कि पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं के इसमें है, धारा 12 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का वर्णन किया गया है। फिर है धारा 13। धारा 13, धारा 13 है सरकारी विश्लेषक। सरकारी विश्लेषक, अब पर्यावरणीय प्रयोगशाला की स्थापना कर दी तो स्वाभाविक सी बात है उस प्रयोगशाला की जांच के लिए आप सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति कर सकते हो। मतलब इसमें लिखा है कि सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताएगी, मतलब ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो पर्याप्त योग्यता रखता है, वो मान्यता प्राप्त किसी पर्यावरणीय प्रयोगशाला के विश्लेषण के उसको अधिकार दिया गया है। तो यही है कि सरकारी विश्लेषक, मतलब अपन को तो क्वेश्चन ही पूछेगा सरकारी विश्लेषक किस अधिनियम के तहत है, धारा 13 के तहत सरकारी विश्लेषक की बात की गई है। और जब सरकारी विश्लेषक नियुक्त हो गया है तो फिर धारा 14 के तहत वो अपनी रिपोर्ट भी देगा। तो सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट धारा 14 है। सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट, सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट, अपने को बस इतना याद रखना है कि जो सरकारी विश्लेषक है वो अपने हस्ताक्षर द्वारा इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेगा, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वो साक्ष्यों के रूप में उपयोग भी की जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें एक लाइन और जोड़ लेना कि सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाएगी। साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है। ठीक है, तो देखो लाइन से ही है धारा, अपन को इसकी धाराओं की बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस धारा 11 है प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, धारा 12 है नमूने लेने की शक्ति, धारा 13 है पर्यावरण प्रयोग, धारा 12 है पर्यावरण प्रयोगशाला, 13 है सरकारी विश्लेषक और 14 है सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट। फिर है इसमें धारा 15। धारा 15, धारा 15 है अधिनियमों, नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति दंड का प्रावधान है। अधिनियमों तथा नियमों, अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों, निर्देशों, अधिनियमों, नियमों, आदेशों, निर्देशों के उपबंध के उल्लंघन, उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति। समझ रहे ना कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कोई नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, आदेश, इनका यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति, कंपनी या विभाग, कोई सरकारी कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान
धारा 15, मतलब आपको सीधे याद करना है कि भाई दंड का प्रावधान किस धारा में है, तो दंड का प्रावधान धारा 15 में है। अब दंड का प्रावधान है तो क्या दंड भी लिखा है? हाँ, लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों या नियमों को पालन करने में असफल रहता है तो उसे 5 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना, 5 वर्ष तक के कारावास हो सकेगा या जुर्माना जो 1 लाख रुपए से होगा, दोनों में से, ठीक है, मतलब दोनों में से एक दे सकता है या दोनों भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक है कि कोई व्यक्ति यदि इस अधिनियमों के रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, नहीं तो दोनों भी हो सकता है। अब देखो कोई व्यक्ति है, उसने उल्लंघन किया और उसको सजा हो गई या जुर्माना हो गया, बात खत्म हो गई। अब लेकिन यदि वह व्यक्ति दूसरी बार इस टाइप का उल्लंघन करता है, मतलब प्रथम उल्लंघन के बाद फिर वो इसी अधिनियम के तहत फिर से दोषी पाया जाता है, या इस मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको उसने उल्लंघन किया, उसको 1 लाख का जुर्माना हो गया, बात खत्म हो गई। कोई कंपनी थी, उस पर कार्रवाई हुई और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया। फिर जांच करी और फिर पाया गया कि उनने इस अधिनियम के प्रावधानों का फिर से उल्लंघन किया, मतलब इस अधिनियम के आदेशों का पालन करने में यदि दोबारा असफल होता है तो प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना, प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपए तक का जुर्माना दंड। मतलब देखो समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं भाई। उनने कहा कि इनकी आज 26 या कल 25 मार्च थी, यहां पर इनके कंपनी की जांच की गई और जांच में इनको दोषी पाया गया और 1 लाख रुपए का जुर्माना उनने लगा दिया। ठीक है, अब फिर अगले महीने मतलब 25 अप्रैल को फिर से जांच हुई इनकी, फिर से ये दोषी पाए गए, तो अब 25 मार्च के बाद से प्रतिदिन के हिसाब से इन पर 5,000 रुपए का जुर्माना आरोपित कर दिया जाएगा, क्योंकि इनने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है कि यदि इसके बाद भी वो उल्लंघन जारी रखता है तो उसके लिए बोला गया है 1 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास। मतलब इसमें उसको ऐसा लिखना, सीधे लिख लेना तुम तो कि 7 वर्ष तक का कारावास, की मान लो वो उसमें ऐसा लिखा है कि यदि वो दोष सिद्ध पाया जाता है और अगले 1 साल तक उल्लंघन करते रहता है तो अब 7 वर्ष तक के कारावास से वो दंडनीय होगा। मतलब देखो धारा जो 15 है वो दंड का प्रावधान करती है। दंड के प्रावधान में 3 चीज याद रखना कि यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना। यदि वो उस दोष को लगातार जारी रखता है, मतलब वो आदेशों का लगातार उल्लंघन करता है एक बार जुर्माना लगाने या सजा पाने के बाद भी, तो उसको फिर क्या है, जब से वो दोष सिद्ध हुआ है उसकी तारीख से दोबारा दोष सिद्धि की तारीख तक 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। यदि वो लगातार इसके बाद भी उल्लंघन करता है तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। बस ये 3 बातों को याद रखना धारा 15 के तहत दंड। बाकी ये तो डिटेल में है, इतना मुश्किल पूछे, बस इतना पूछेगा वो कि दंड का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित किया गया है। और यदि सजा भी पूछेगा तो बस पहली वाली ही सजा पूछेगा, 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। यदि दूसरा भी जाता है तो कोई नहीं है, 5,000 रुपए पर डे है और तीसरी बार में 7 वर्ष तक का कारावास, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो देखो धारा 15 हो गई। अब है धारा 16। धारा 16, धारा 16 है कंपनियों द्वारा अपराध। कंपनियों द्वारा अपराध।
कंपनियों द्वारा अपराध। देखो धारा 15 व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड है, धारा 16 कंपनियों के लिए दंड है, और धारा 17 विभाग अध्यक्षों के लिए दंड है। तीन जगह दंड का प्रावधान किया गया है, एक में व्यक्ति है, एक में कंपनी है, और एक में विभाग अध्यक्ष है। अब देखो कंपनियों के लिए क्या बोला गया है कि भाई कोई भी कंपनी का जो व्यक्ति होगा, कोई ना कोई तो होगा उसका, जिसको भार साधक कह रहे हैं, भार साधक कह लो या मैनेजर कह लो, भार साधक, मैनेजर, या फिर निदेशक, प्रबंधक, हाँ प्रबंधक तो हो गया, निदेशक, डायरेक्टर मतलब सचिव, निदेशक, सचिव, या अन्य कोई अधिकारी जो उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। ठीक है। और यदि वो कंपनी इस अधिनियम के तहत किए गए आदेशों का उल्लंघन करती है तो ये दंड के पात्र। अब देखो कंपनी को तो दंड दिया नहीं जा सकता, दंड किनको, उस कंपनी के भार साधक, मैनेजर, निदेशक, सचिव आदि को ही दिया जाएगा। ठीक है। अब बस उसमें यही है कि वो कंपनी का मैनेजर या भार साधक ये साबित कर दे कि ये जो अपराध हो रहा था, ये अधिनियम का उल्लंघन हो रहा था, उसकी जानकारी उसको नहीं थी या उसके संज्ञान में ये बात नहीं थी, तो उसको सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा। तो ये तो बात की बात है, अपन को तो बस इतना बताना है कि भैया कंपनियों द्वारा जो अपराध है वो धारा 16 में है। फिर धारा 17, धारा 17 में क्या है, सरकारी विभागों द्वारा अपराध, सरकारी विभागों द्वारा अपराध। सरकारी विभागों द्वारा अपराध। अब सरकारी विभाग कोई अपराध कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कि कोई सरकारी कंपनी है या सरकारी कोई विभाग है, कोई स्कूल है, उस स्कूल में कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, उन्होंने कहा कि कुछ आग लगा दी जिससे हैजार्डस जो धुआं है वो निकल रहा है, या कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी गई, तो उस स्थिति में कार्रवाई किस पे होगी, उस भाई स्कूल है तो स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेदार है तो प्रिंसिपल पे कार्रवाई होगी। ऐसा कोई भी सरकारी विभाग हो उसके द्वारा यदि इन अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो उस विभाग का जो विभाग अध्यक्ष होगा वो जिम्मेदार होगा। विभाग अध्यक्ष को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें भी फिर उनको वो कि भाई यदि वो विभाग अध्यक्ष ये साबित कर दे कि उसकी जानकारी में नहीं था, उसके संज्ञान में नहीं था कि क्या हो रहा है, तो फिर उसको मतलब सजा नहीं होगी, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो 15, 16, 17, 15 व्यक्तियों का दंड है, 16 कंपनियों के लिए दंड है, और 17 सरकारी विभागों के लिए दंड या विभाग अध्यक्षों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो धारा 15, 16, 17 दंड की बात करते हैं। यह अध्याय 3 हो गया है पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 का। और अध्याय 3 देखो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निवारण, नियंत्रण और उपशमन तीनों की बात एक साथ करता है। सारी बातें इस अधिनियम में डिटेल में लिखी गई हैं कि कैसे निवारण होगा, कैसे नियंत्रण होगा और उपशमन कैसे किया जाएगा। अब है अध्याय 4, अंतिम अध्याय है, 4 ही अध्याय है कुल। अध्याय 4, अध्याय 4 क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण इसमें सबसे पहले है धारा 18। धारा 18, धारा 18 क्या है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई, कार्रवाई के लिए संरक्षण। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। और ये संरक्षण किसको दिया है, सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है। ठीक है ना। मतलब क्या है कि सरकार के अधीन कोई कर्मचारी या कोई सरकारी अधिकारी जो इस अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई करता है
और मान लो उससे कुछ गलती भी हो जाती है तो भी उसको संरक्षण दिया गया है, क्योंकि क्या माना जाएगा कि उसने जो भी कार्रवाई की गई है वो सद्भावना पूर्वक की गई है। देखो हर अधिनियम में ये बात लिखी रहती है कि इस अधिनियम की जो शक्तियों को उपयोग जो अधिकारी करेगा उसको थोड़ा संरक्षण दिया जाएगा, उसको ऐसा माना जाएगा कि वो जो कार्रवाई कर रहा है वो सद्भावना, मतलब बदले की कार्रवाई नहीं कर रहा है, सद्भावना पूर्वक कार्रवाई कर रहा है, और यदि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उस अधिकारी को संरक्षण दिया जाएगा। तो सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, और संरक्षण कौन देगा, तो वो कौन के लिए है संरक्षण, सरकारी कर्मचारियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मतलब वो पूरा है, इस अधिनियम के तहत नियुक्त कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई प्राधिकरण नियुक्त किया गया, उस प्राधिकरण का कोई सदस्य है, अध्यक्ष है, सबको ये संरक्षण दिया गया है। फिर है धारा 19। धारा 19 है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान। अब देखो इस अधिनियम की धारा 19 क्या कहती है कि जो न्यायालय है वो अपराधों का संज्ञान ले सकती है, न्यायालय लेती है अपराधों का संज्ञान। तो इसमें भी बोला गया है कि न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है। इसमें लिख लो आगे कि क्या, कोई न्यायालय, कि कोई स्पेशल नहीं लिखा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, केवल इतना लिखा है कि कोई न्यायालय इस अधिनियम, इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है। इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है। ये तो लिखा है, लेकिन दो शर्तों को जोड़ा गया है, कोर्ट इसे नहीं ले सकती। दो शर्तें हैं। दो शर्तें कौन कौन सी हैं? एक शर्त में बताया गया है कि केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा निर्मित कोई प्राधिकरण या कोई प्राधिकरण या अधिकारी, मतलब केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या इसी अधिनियम के तहत गठित कोई प्राधिकरण, उसका कोई सदस्य या अधिकारी होगा, वो न्यायालय में परिवाद जारी करेगा, तब न्यायालय संज्ञान लेगी। हर कोई नहीं। कौन? इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त करते हैं, कोई प्राधिकरण बनाया है, वो प्राधिकरण की तरफ से न्यायालय में कोई परिवाद दायर किया जाता है, तब न्यायालय संज्ञान लेगी। और दूसरा जो शर्त जोड़ी गई है, ये तो सरकारी अधिकारी, अब कोई आम आदमी भी इस अधिनियम के तहत गठित होने वाले अपराधों के लिए न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है। कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत परिवाद दायर कर सकता है, मतलब अपील एफिडेविट या अपील कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसमें संज्ञान लेगी। लेकिन आम आदमी के लिए क्या बोला गया है कि ऐसे मुंह उठा के नहीं जाएगा, उसको यह बताना पड़ेगा कि उसने विहित रीति के तहत, विहित रीति के तहत 60 दिन की सूचना, कम से कम लिखा है, कम से कम 60 दिन की सूचना केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण या कोई अधिकारी को दी। मतलब सीधी बात इतनी लिखी है कि आम आदमी भी परिवाद दायर कर सकता है न्यायालय में, लेकिन उसको भी बताना पड़ेगा कि भाई देखो, जैसे कहीं इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो कोई अधिकारी तो सीधे जो सरकार द्वारा नियुक्त है वो तो सीधे कोर्ट में परिवाद दायर कर सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए एक शर्त है कि उसको ये बताना पड़ेगा कि भैया उसने पहले कंप्लेंट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में करी थी, या जो विहित रीति है, मतलब ड्यू प्रोसीजर, प्रोसीजर का पालन किया गया है कि यदि इस अधिनियम के तहत होता है तो ये व्यक्ति है, इस पे आपने शिकायत करी।
शिकायत नहीं सुनी गई, शिकायत करने के बाद 60 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कम से कम 60 दिन लिखा है, 60 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब वो न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है। उसके पहले न्यायालय उसके मामले को नहीं सुनेगी। मतलब न्यायालय तभी सुनेगी जब वो देख लेगी कि हाँ भाई 60 दिन से ऊपर हो गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अब इसके मामले की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, तो धारा 18 है सद्भावना पूर्वक कार्रवाई, धारा 19 है अपराधों का संज्ञान न्यायालय लेगी, लेकिन न्यायालय ऐसे नहीं लेगी। न्यायालय दो रूपों में संज्ञान ले सकती है, एक तो जब कोई अधिकारी परिवाद दायर करे या कोई व्यक्ति परिवाद दायर करे, कोई आम आदमी परिवाद दायर करता है तो उसके लिए 60 दिन की शर्त को जोड़ा गया है। फिर है धारा 20, जानकारी रिपोर्ट या विवरणिका, जानकारी रिपोर्ट व विवरणियां। ठीक है, जानकारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को समय समय पर रिपोर्ट जारी करेगी। मतलब इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने क्या किया है, समय समय पर रिपोर्ट जारी करेगी, कुछ आंकड़े जारी करेगी, कुछ तथ्यों को बताना पड़ेगा कि उसने क्या किया है। तो ये धारा 20 कहती है। धारा 21, धारा 21, धारा 21 में क्या बोला गया है कि धारा 3 के अधीन गठित, धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण, धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों को लोक सेवक समझा जाएगा। पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा, लोक सेवक समझा जाएगा। दरअसल क्या है, लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में बताया गया है कि लोक सेवक को क्या क्या अधिकार हैं। तो बोला गया है कि वही लोक सेवक इनको माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 21 क्या बताया गया है, लोक सेवकों के बारे में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकरण गठित किया गया है, जो भी अधिकारी होंगे कर्मचारी होंगे वो सब लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 21 हो गई। अब है धारा 22। धारा 22 क्या है, अधिकारिता का वर्जन। अधिकारिता का वर्जन, अब देखो इसमें क्या है, मतलब अधिकारिता का वर्जन मतलब क्षेत्र को सीमित किया गया है और बोला गया है कि कोई सिविल न्यायालय या केंद्र सरकार या कोई अन्य प्राधिकरण या कोई अधिकारी इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण या उसके संबंध में की गई किसी बात की कार्रवाई या आदेश निकालने के संबंध में कोई वाद कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। मतलब सीधा बोला गया है कि इस अधिनियम के तहत कोई कोई कार्रवाई की जा रही है तो उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं हो सकता, उसको कोई संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे न्यायालय पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप किसी भी मामले की सुनवाई करने नहीं बैठ जाओगे। फिर है धारा 23। धारा 23 है प्रत्यायोजन करने की शक्ति, प्रत्यायोजन करने की शक्ति। ठीक है, अब प्रत्यायोजन मतलब क्या है ना कि वही अपनी शक्ति ट्रांसफर करने का अधिकार रहेगा। मतलब इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार
गजटेड नोटिफिकेशन के द्वारा ये बता सकती है कि भाई इस अधिनियम के तहत कुछ शक्तियां या कुछ कृत्य हम फलाने अधिकारी या फलाने प्राधिकरण को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये प्रत्यायोजन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दिया गया है। फिर है धारा 24, अन्य विधियों का प्रभाव। अन्य विधियों का प्रभाव में सामान्य सी बात यही है कि ये अधिनियम जो 1986 में हम जारी कर रहे हैं, और यदि किसी अन्य अधिनियम की किसी धाराओं से टकराता है तो उसमें विरोध होने के बावजूद भी इस अधिनियम की धाराओं को मान्य किया जाता है। बस इतनी बात लिखी है 24 में। फिर धारा 25 है। धारा 25 में है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। और नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अधिनियम में देखा हर जगह केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, तो यहाँ पे भी किस अधिनियम को सफल क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नियम बनाएगी। और फिर है धारा 26। धारा 26 है इस अधिनियम के बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखना। नियमों को संसद के समक्ष रखना। इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखना। और समक्ष कौन रखेगा? ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। देखो भाई, नियम भी केंद्र सरकार ने बनाए हैं, तो नियमों को संसद के समक्ष भी रखना पड़ेगा। और इसमें बस यही है कि जो भी नियम बनाए जाएंगे वो संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। संसद का सत्र चालू होगा तो सत्र चालू होने के 30 दिन के भीतर भीतर मतलब नियम बनाने के 30 दिन के भीतर संसद का सत्र चालू हुआ तो आपको ये रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नियम बना के लागू किए हैं, उस अधिनियम से संबंधित ये नियम बने हैं, इन नियमों को संसद में रखना पड़ेगा, दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा, तब वो नियम लागू होगा। ठीक है, तो देखो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1926 के 4 अध्याय और 26 धाराएं कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, जितना अपन ने पढ़ा उतना काफी है। जिनकी हमको उपधाराएं देखनी थी उनकी हमने उपधाराएं भी देख ली, और जहां नहीं देखा वहां पे डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल इतना याद रख लेना कि उस अधिनियम की धारा क्या कहती है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये अपना एक एक्ट खत्म होता है। अब जो अगला एक्ट है उसको अपन अब कल देखेंगे।